तो देखो कोलाइडी विलयन को बनाने की जो संघनन विधियां चल रही थी उनमें से अगली विधि को पढ़ेंगे। लिखा है विलायक विनिमय द्वारा। विनिमय का अर्थ क्या होता है? विनिमय का अर्थ होता है एक्सचेंज, बदल देना। जब भी कभी आप किसी कोलाइडी विलयन को बनाते समय एक विलायक को दूसरे विलायक के साथ एक्सचेंज कर दें, अदला बदली कर दें, आप ऐसी विधि को कहते हैं कि विलायक विनिमय द्वारा कोलाइडी विलयनों का निर्माण। और अंग्रेजी में इसे बोलते हैं, कहता है बाय सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड। आप क्या कहते, एक्सचेंज मेथड क्या होता है? अब ध्यान देते हैं, जो पढ़ते हैं पहले उस चीज़ को ध्यान देना है, या फिर मैं तो क्या सोचता हूँ, मैं सबसे पहले इसको समझ लेता हूँ कैसे बनाना है। देखो मैंने इसके लिए जो एग्जाम्पल ले रखा है उसकी बात करेंगे। क्या है, सबसे पहले हमने ले लिया सल्फर को। सल्फर का बेटा एक नाम और है गंधक, और सल्फर को सबसे पहले हमने घोला काहे में? एल्कोहल में, क्योंकि हम इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि सल्फर या गंधक जो है वो एल्कोहल में घुलनशील है। अभी कोई पूछेगा कि इनमें से विलेय कौन है, विलायक कौन है? बेटा आप आसानी से जानते हो, क्योंकि सल्फर का टुकड़ा सॉलिड होता है, गंधक का टुकड़ा ठोस होता है, ये एल्कोहल में घुलेगा, तो एल्कोहल क्या है? विलायक है। तो बेटा मैंने यहाँ एल्कोहल के नीचे पहचानने के लिए या एल्कोहल के ऊपर पहचान करने के लिए केवल लिखा है विलायक। हालांकि सल्फर विलेय, लेकिन सर जी इसने सल्फर में क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि बेटा हमें एक्सचेंज भी किसका करना था? विलायक का, तो हमने विलेय की बात ही नहीं बताई। अब गंधक जो है वो एल्कोहल में डिसॉल्व हो गया। अब एल्कोहल में जैसे ही डिसॉल्व हुआ तो हमने क्या किया? बन के तैयार हुआ एक विलयन। या कोई व्यक्ति पूछेगा अगर सल्फर एल्कोहल में डिसॉल्व हो गया कौन सा विलयन बनेगा? तो हम कहेंगे वास्तविक विलयन बनेगा, वास्तविक विलयन। इसको ऐसे लिख दे, विलयन हो जाएगा इसका अर्थ। क्योंकि सल्फर जब एल्कोहल में डिसॉल्व होता है तो जो पार्टिकल का आकार होता है, सल्फर के पार्टिकल का आकार होता है, इतना छोटा हो जाता है घुलने के पश्चात, 1 नैनोमीटर से भी छोटा। और क्योंकि सल्फर के पार्टिकल्स का आकार 1 नैनोमीटर से भी छोटा हो जाता है एल्कोहल में घुलने के पश्चात, हमने कहा भैया ये तो वास्तविक विलयन है। अब हुआ क्या? उस वास्तविक विलयन को क्या किया? हमने फिर से घोला जल की अधिक मात्रा में। अब ध्यान रखने वाली बात है, इस बार जल वास्तविक विलयन से भी अधिक मात्रा में रखना है। अब बेटा अगर जल में घोला, वास्तविक विलयन को जल में घोला, इस बार फिर पदार्थ काहे में घोला जा रहा है? जल में। तो दूसरी बार विलायक का कार्य कौन कर रहा है? जल। तो मैंने जल के नीचे लिख दिया है ये काहे का कार्य कर रहा है? विलायक। अभी ध्यान देने वाली बात है, अभिक्रिया में पहली बार विलायक का कार्य कौन कर रहा था? एल्कोहल। अब अभिक्रिया में विलायक का कार्य कौन कर रहा है? जल। आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं, सर जी पहले विलायक एल्कोहल था, अब विलायक जल है, अर्थात आपने एल्कोहल को किससे परिवर्तित कर दिया? जल से। एल्कोहल के स्थान पर पहले एल्कोहल विलायक था, अब विलायक कौन हो गया है? जल। आपने एल्कोहल नामक विलायक को जल नामक विलायक से एक्सचेंज कर दिया है। अब जल एक ऐसा विलायक है, सोचने वाली बात है, जिसमें से एल्कोहल तो जल में घुल जाएगा, लेकिन वास्तविक विलयन में उपस्थित सल्फर जल में घुलेगा नहीं। क्योंकि सल्फर जल में नहीं घुलेगा तो सल्फर के पार्टिकल लगातार क्या होते रहेंगे? तैरते रहेंगे उस विलयन में। और सल्फर के सॉलिड पार्टिकल क्योंकि विलयन में तैर रहे हैं, बनकर तैयार होता है कोलाइडी विलयन। तभी किसी बच्चे के दिमाग में बात आ सकती है, सर जी सल्फर का पार्टिकल तो पूरी तरीके से अल्कोहल में घुल गया था, लेकिन जैसे ही बेटा आप उसमें जल डालोगे, अब सल्फर के छोटे छोटे पार्टिकल आपस में क्या करना स्टार्ट कर देंगे? जुड़ना प्रारंभ कर देंगे। और क्योंकि सल्फर के छोटे छोटे पार्टिकल आपस में जुड़ेंगे, एक बड़े पार्टिकल का निर्माण, ये गुच्छे का निर्माण करेंगे, और उस गुच्छे के आकार जो होगा वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा। क्योंकि हमने एल्कोहल नामक विलायक को जल नामक विलायक से क्या कर दिया? एक्सचेंज कर दिया है। इस विधि को कहते हैं विलायक विनिमय द्वारा, या विलायक विनिमय मेथड भी कहते हैं। मैंने लिख भी रखा है, क्या लिखता है? लिखते हैं जब किसी वास्तविक विलयन को किसी ऐसे विलायक में अधिक मात्रा में घोला जाता है जिसमें वास्तविक विलयन का विलायक तो घुलनशील है, घुलनशील होता है, परंतु विलेय अघुलनशील होता है। थोड़ा सा इसमें से कंफ्यूजन लाइन है, इसको पढ़ते हैं। देखो यहां से कहता है जब किसी वास्तविक विलयन को, वास्तविक विलयन क्या था? सल्फर और एल्कोहल का मिश्रण, ये वास्तविक विलयन था। ऐसे विलायक में घोला जाता है, अर्थात काहे में घोला गया? जल में। ऐसे विलायक में घोला जाता है जिसमें वास्तविक विलयन का विलायक तो घुलनशील है। अब बेटा जल में कौन घुलनशील था? विलायक।
वास्तविक विलयन का जो विलायक था अर्थात एल्कोहल, तो वो तो जल में घुल जाता था, लेकिन परंतु विलेय अघुलनशील है, लेकिन सल्फर जल में घुलता नहीं है। और क्योंकि सल्फर जल में नहीं घुलता है, इस दशा में कोलाइडी विलयन का निर्माण होता है, ऐसी कंडीशन पर बनता है। अभी नेक्स्ट नंबर पूछता है कि इसका एग्जाम्पल बता सकते हैं, तो बिल्कुल बताएंगे। कहता है एल्कोहल में बने सल्फर के वास्तविक विलयन, अगर हम एल्कोहल में सल्फर का वास्तविक विलयन बनाते हैं, कहता है ये वास्तविक विलयन जल की अधिक मात्रा में घोला जाता है। अगर हम इसको जल की अधिक मात्रा में डालते हैं तो सल्फर जल में के कोलाइडी विलयन, तो सल्फर का जल में कौन सा विलयन प्राप्त होता है? कोलाइडी। ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है, आपको जब भी विलयन में से विलायक एक्सचेंज करना है, यह ध्यान रखना चाहिए कि जो पहला विलायक होगा वो दूसरे विलायक में घुल जाएगा, लेकिन जो पहला वाला विलेय होगा वो दूसरे वाले विलायक में घुलेगा नहीं, तभी सल्फर के पार्टिकल जुड़े हुए मिलेंगे अपना उस जगह पर और कोलाइडी विलयन बनकर तैयार होगा। नेक्स्ट नंबर लिखता है, कहता है भौतिक अवस्था में परिवर्तन द्वारा, ये बिल्कुल छोटा सा है। कैसे लिखता है? सल्फर और पारा आदि के कोलाइडी विलयन प्राप्त करने, पहले मैं इसको बता देता हूँ। सबसे पहली बात, इस विधि में सल्फर और पारा के कोलाइडी विलयन बनाए जाते हैं, और सबसे पहले किया जाता है सल्फर और पारा को इतना ज्यादा गर्म करते हैं, बहुत अधिक तीव्रता से गर्म करते हैं, जिससे सल्फर या पारा भाप के रूप में बदलता है, वाष्प के रूप में बदलता है, और फिर लास्ट में इसी वाष्प को ठंडे जल में क्या कर दिया जाता है? घोल दिया जाता है। फिर मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, इस विधि में क्या होता है, एक तो सल्फर और पारा के कोलाइडी विलयन बनते हैं। सबसे पहले सल्फर और पारा को क्या किया जाएगा? गर्म किया जाएगा, और इतना अधिक मात्रा में गर्म किया जाएगा कि सल्फर और पारा जो है वो गैसीय अवस्था में चेंज होने लगे, वाष्प के रूप में चेंज होने लगे, भाप के रूप में चेंज होने लगे। जब सल्फर और पारा की वाष्प बनने लगते हैं या वाष्प के रूप में चेंज होने लगते हैं, इसी वाष्प को हम कहाँ घोल देते हैं? ठंडे जल में। जैसे ही वाष्प ठंडे जल में घुलती है, वाष्प के छोटे छोटे कण आपस में क्या होने लगते हैं? मिलने लगते हैं, और वे कण जैसे ही आपस में मिलते हैं तो उनका आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच हो जाता है, और इस प्रकार से जो कोलाइडी विलयन बनता है, हम कहते हैं हमने भौतिक अवस्था में परिवर्तन करते हुए कोलाइडी विलयन का निर्माण किया है। लिखा भी तकरीबन यही होगा। मैं क्या पढ़ता हूं, देखो, लिखता है सल्फर कौमा पारा, कौमा लगा सकते हैं इसमें, सल्फर कौमा पारा आदि के कोलाइडी विलयन प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्या कहता है? इनकी वाष्प को, इसका मतलब सल्फर या पारा को कहां बदला गया होगा? वाष्प में। वाष्प को ठंडे जल में प्रवाहित किया जाता है, और लास्ट में वाष्प को कहां प्रवाहित किया गया? ठंडे जल में। तो कोलाइडी विलयन का निर्माण होता है, तब इस कोलाइडी विलयन का निर्माण होता है। लास्ट में यह भी लिखा है, इसमें स्थायी कारक के रूप में अमोनिया के लवण मिलाए जाते हैं, अमोनियम लवण मिलाए जाते हैं। ये बात तो हमेशा ध्यान रखिए, जब भी कोई कोलाइडी विलयन बनता है, इसका स्कंदन शीघ्रता से हो जाता है, अतः इसे स्कंदन से बचाने के लिए, स्कंदन जानते हो, कंपोनेंट का एक दूसरे से अलग हो जाना, क्योंकि कंपोनेंट एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, स्कंदित हो जाते हैं, स्कंदन से बचाने के लिए स्थायी कारक जरूर मिलाए जाते हैं। अधिकांश कोलाइडल सॉल्यूशन में स्थायी कारक जरूर मिलाए जाएंगे, ताकि कोलाइडी विलयन का स्कंदन ना हो। तो बोलता है, कहता है कि इस प्रकार से अगर आप कोलाइडी विलयन बनाएंगे भी, तो वो कोलाइडी विलयन लंबे समय तक टिकाऊ बना रहे, इसके लिए उसमें से कुछ स्थायी कारक मिलाए जाते हैं, और वे स्थायी कारक अमोनियम क्या होते हैं? लवण होते हैं। अमोनियम साल्ट का मतलब जैसे अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम कार्बोनेट है, इस टाइप के अमोनियम के कुछ साल्ट होते हैं जो स्थायी कारक का कार्य करते हैं। ये जरूर ध्यान रखना, स्थायी कारक होते क्या है? जो कोलाइडी विलयन के स्थायित्व को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं, या और अधिक टिकाऊ बना देते हैं, उनको कहते हैं स्थायी कारक। लास्ट में एक और प्रोसेस है, कहता है अत्यधिक प्रशीतन द्वारा। प्रशीतन का मतलब होता है बहुत अधिक ठंडा करना, अत्यधिक का मतलब बहुत अधिक, और प्रशीतन का मतलब है ठंडा करते हुए। तो लास्ट विधि है इस मामले में, कहता है जल को ईथर या क्लोरोफॉर्म विलायक के साथ ठंडा करने पर सबसे पहले आप दो काम कर सकते हो, या तो जल को क्लोरोफॉर्म में डाल सकते हो, और या जल की को ईथर में डाल सकते हो। अभी बात आएगी सर जी, जल को क्लोरोफॉर्म में, जल को ईथर में, जल की मात्रा कम रखनी है, क्लोरोफॉर्म की मात्रा अधिक रखनी है, और जब जल को ईथर में घोलोगे तो फिर जल की मात्रा कम रखनी है, ईथर की मात्रा अधिक रखनी है। ये ध्यान रखना, इन दोनों दशाओं में जल की मात्रा कैसी रहने वाली है? कम रहने वाली है। तो मैंने सबसे पहले जल को या तो ईथर में घोल लिया, और या फिर मैंने उसको क्लोरोफॉर्म में घोल दिया, और घोलने के बाद मैंने इसको ठंडा किया, और जैसे ही ठंडा किया तो कहता है जल के, वैसे तो जल के अणुओं का आकार तो 1 नैनोमीटर से भी कम होता है, लेकिन जब इसे बहुत ज्यादा ठंडा करते हैं, बहुत अधिक टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर कर देते हैं, तो एक तुमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, E के प्रोपोर्शनल टू T,
अर्थात जब टेम्परेचर को बहुत कम किया जाता है तो जल के अणुओं की गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाती है, कम। और जल के अणुओं की गतिज ऊर्जा कम होने के कारण इनके मध्य लगने लगता है अधिक आकर्षण बल, और जल के छोटे छोटे अणु आपस में जुड़ने प्रारंभ कर देते हैं, छोटे छोटे अणु आपस में जुड़ना प्रारंभ कर देते हैं, और अणुओं के जुड़ने से जल के अणुओं का आकार अब इतना हो जाता है, कितना हो जाता है वो, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच। तो जब 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में बन जाता है और ये बर्फ की छोटी छोटी बूंदें जैसे बन जाते हैं, अब मैं क्या बोलूंगा कि बर्फ की छोटी छोटी बूंदें कहां पर पड़ी हैं, क्लोरोफॉर्म में, या मैं बोलूंगा बर्फ की छोटी छोटी बूंदें कहां पड़ी हैं, ईथर में। तो बन गया बर्फ का ईथर या क्लोरोफॉर्म में कोलाइडी विलयन। मैं अब इसको पढ़ के सुना देता हूं। कहता है जल या ईथर को क्लोरोफॉर्म के साथ ठंडा करने पर जल के अणु आपस में जुड़कर कोलाइडी कणों के बराबर हो जाते हैं। वही कोलाइडी कणों के बराबर का मतलब जल के छोटे छोटे अणु आपस में मिलने लगे, बिकॉज टेम्परेचर कम करने से इनकी गतिज ऊर्जा भी कम हो गई और इनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल बढ़ गया। कहता है जिससे बर्फ का ईथर या क्लोरोफॉर्म में कोलाइडी विलयन बनकर तैयार होता है। और इस दशा में जल बर्फ इसलिए कहा क्योंकि ठंडा करने पर जल का आयन बदल जाएगा बर्फ के रूप में, तो बर्फ का क्लोरोफॉर्म या ईथर में कोलाइडी विलयन बन गया। तो ये बेटा नॉर्मल विधियां होंगी जिनमें से हम लोग इसको बोलते हैं कि संघनन विधि द्वारा। लास्ट में है कहता है रासायनिक विधियों द्वारा कोलाइडी विलयनों का निर्माण कैसे होता है। रासायनिक विधि ज्यादा पूछा जाता है, मैं वैसे ही बता दूं, इन विधियों की ज्यादा खास डिमांड नहीं होगी आपके कोर्स में। वो जो डिमांड में ज्यादा विधियां थी वो यांत्रिक परिक्षेपण जैसे विधि थी, तो उन पर ध्यान देना होगा। रासायनिक विधि भी कभी कभी पूछता है, तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल लिख के नहीं है। जैसे मैंने रासायनिक विधि में कितना लिखे, 1 2 3 4 मैंने एग्जाम्पल बताए हैं, आपको बहुत कम 1 या 2 तैयार रखने हैं केवल। मैंने लिख दिए कि अगर आपको सब कभी कहेगा, जैसे कहते हैं गोल्ड सॉल्व बनाइए रासायनिक विधि द्वारा, तो फिर गोल्ड सॉल्व बना के दिखा दोगे, जो भी कहेगा उसको बना करके दिखाएंगे। कहता है रासायनिक विधियों द्वारा क्या कोलाइडी विलयन बनाए जा सकते हैं, बिल्कुल बनाए जा सकते हैं। अब मैंने कुछ कोलाइडी विलयन बनाए, देखो क्या। पहले मैंने आर्सेनिक सल्फाइड को हाइड्रोजन सल्फाइड में मिलाकर बनाया है। द्विक अपघटन का मतलब क्या होता है, द्विक अपघटन का अर्थ होता है आयन एक्सचेंज। पहले का धनायन दूसरे के ऋणायन के साथ मिल जाएगा और दूसरे का धनायन पहले के ऋणायन के साथ मिल जाएगा। अगर आयनों की आपस में अदला बदली हो जाती है, आयन एक्सचेंज होते हैं, तो हम इसको कहते हैं द्विक अपघटन। देखो अपघटन कैसे हुआ बेटा, ध्यान देने वाली बात है। आर्सेनिक जो था वो इसके सल्फर के साथ मिल गया। बेटा थोड़ा सा अभिक्रिया गलत है, इसको थोड़ा सा ही करो, H2O3 होना चाहिए। तो क्या होगा, आर्सेनिक जो है वो सल्फर के साथ मिल गया, और हाइड्रोजन जो था बेटा वो किसके साथ मिल गया, ऑक्सीजन के साथ। तो हुआ क्या, ये वाला इसके साथ मिल गया, ये वाला पार्ट इसके साथ मिल गया। मैं क्या सोचता हूं कि ये दोनों ने अपने पार्ट्स को क्या कर लिया, एक्सचेंज कर दिया। और एक्सचेंज करने से जब आर्सेनिक ने सल्फर से अभिक्रिया किया AH2S3 बनाया, और जब हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया तो जल बनाया। अब ध्यान देने वाली बात है, पूछेगा इनमें से कोलाइडी विलयन किसका बना हुआ है, आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइडी विलयन बना हुआ है। हाँ, उसकी जस्ट बगल में लिख दिया सॉल। सॉल का मतलब होता है कोलाइडी विलयन। अभी नेक्स्ट नंबर पे लिखते हैं, कहता है सल्फर डाइऑक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड से अभिक्रिया करके, और जस्ट लिखा है ऑक्सीकरण द्वारा कोलाइडी विलयन करने। इसमें ऑक्सीकरण क्या है, देखो मैं बताता हूँ ऑक्सीकरण में से क्या है। ध्यान से देखो, अभी हाइड्रोजन के पास क्या ऑक्सीजन है, नहीं है, लेकिन कुछ ही देर बाद मैंने इसको देखा कि हाइड्रोजन के साथ कौन जुड़ गया, ऑक्सीजन। क्योंकि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, ऑक्सीजन के जुड़ने की घटना को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। अर्थात ये कोलाइडी विलयन बनकर तैयार हुआ है ऑक्सीकरण द्वारा। और पूछेगा ये कोलाइडी विलयन किसका है, हम बताएंगे सल्फर का कोलाइडी विलयन है। कोई व्यक्ति जल का कोलाइडी विलयन मत कह देना, ये कोलाइडी विलयन किसका है, सल्फर का। फिर कहता है जल अपघटन। बेटा जल अपघटन क्या होता है, जल अपघटन का मतलब होता है कोई पदार्थ जल में घुला और वो एक से अधिक भागों में टूट गया, हमने इस बात को कहा जल अपघटन। तो इस बार फेरिक क्लोराइड को जल में घुला, और फेरिक क्लोराइड को जैसे ही जल में घुला तो बेटा फेरिक क्लोराइड में सिर्फ ऐसा विक्रिया को समझ सकते थे, Fe पर ट्रिपल प्लस चार्ज और Cl पर सिंगल माइनस चार्ज, H पर प्लस OH पर माइनस। और अगर ऐसे विक्रिया करवाते हो तो FeOH से रिएक्शन करके बना लेता है FeOH का होल थ्राइस, और साथ में HCl बनता। पूछ लेता है कभी कभी इसमें से किसका कोलाइडल सॉल्यूशन है, HCl का कोलाइडल सॉल्यूशन है कि FeOH का होल थ्राइस, तो हम बताएंगे FeOH का होल थ्राइस का कोलाइडल सॉल्यूशन है, हाँ अम्लीय माध्यम में बनकर तैयार हुआ है। नेक्स्ट नंबर पूछता है गोल्ड का कोलाइडी विलयन बनाना है बेटा, और गोल्ड का कोलाइडी विलयन, और लास्ट में यार हेडिंग में लिख दिया अपचयन।
वैसे यार एक चीज बताएं, अपचयन क्या होता है? अब वैसे तो अपचयन के बहुत सारे नियम हैं, लेकिन क्योंकि इसमें से जो नियम यूज में आया हम केवल उस नियम को बताएंगे। किसी पदार्थ से ऋण विद्युतीय पदार्थ का, किसी पदार्थ में से ऋण विद्युतीय भाग है। वैसे एक आयनिक पदार्थ में दो भाग होते हैं, धन विद्युतीय और ऋण विद्युतीय। मैं आपको दिखाऊं भी, Au पर प्लस चार्ज होगा धन विद्युतीय भाग, Cl पर ऋण चार्ज होगा ऋण विद्युतीय भाग। तो क्या होता है, अगर किसी भी कंपाउंड में से आप ऋण विद्युतीय भाग को कम कर देते हो या समाप्त कर देते हो, निगेटिव चार्ज पार्ट था अगर आप उसको समाप्त कर देते हो, तो ऐसी अभिक्रिया को भी हम लोग बोलते हैं अपचयन। अब देखो, अभी गोल्ड के पास ऋण विद्युतीय भाग था, लेकिन अभिक्रिया के बाद गोल्ड के पास ऋण विद्युतीय भाग नहीं है। इसका मतलब मैंने ऋण विद्युतीय भाग को क्या कर दिया, गोल्ड से समाप्त कर दिया। ऐसी अभिक्रिया को भी क्या बोलते हैं, अपचयन। देखो एक बार मैं दोबारा से इस बात को रिपीट कर दूं, अपचयन के बहुत सारे मायने हो सकते हैं। अपचयन अभिक्रिया कई प्रकार से रिप्रेजेंट की जा सकती है। अपचयन को तो ऐसे ही बोलते हैं, कहते हैं ऑक्सीजन अलग हो गया अपचयन हो गया। लेकिन बेटा सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों के यहाँ जो यूज में आ रहे, मैं वो बात बता रहा हूँ। ऋण विद्युतीय पदार्थ अगर लगातार घटता जा रहा है या समाप्त हो जा रहा है, ये भी अपचयन है। तो गोल्ड अभी क्लोराइड के साथ था, अब मैं क्या देखता हूं, गोल्ड से क्लोराइड अर्थात ऋण विद्युतीय भाग हट गया है, इसलिए गोल्ड का क्या हो गया है, अपचयन। अपचयन साथ में बना है फॉर्मिक अम्ल और HCl। इतनी विधियां आप लोगों ने पढ़ी कोलाइडी विलयन को बनाने की, लेकिन एक बात अपने दिमाग में बिल्कुल भर करके रख लो। क्या भर के रख लो? कि आपने चाहे जिस विधि द्वारा कोलाइडी विलयन का निर्माण किया हो, चाहे वो जितनी बेस्ट प्रोसेस रहा हो और चाहे वो जितना बेकार प्रोसेस रहा हो, A to Z हर प्रोसेस में जब भी आप कोलाइडी विलयन को बनाकर तैयार कर देते हो, दिमाग में बात आती है क्या ये कोलाइडी विलयन शुद्ध था? तो उसका आंसर है बेटा, ये कोलाइडी विलयन शुद्ध नहीं था। आपने बेस्ट से बेस्ट प्रोसेस देखे कि कोलाइडी विलयन कैसे बनाए जा सकते हैं, लेकिन जब बात आती है क्या इन विधियों द्वारा आप शुद्ध कोलाइडी विलयन बनाते हैं, तो एक जो बात आपको पता होनी चाहिए, इस दुनिया में कोई भी ऐसी विधि नहीं है जिससे आप 100% प्योर कोलाइडी विलयन का निर्माण कर सको। अब बात आएगी सर जी 100% प्योर कोलाइडी विलयन को कैसे नहीं बनाया जा सकता, क्या सी प्रॉब्लम थी? तो पहली प्रॉब्लम तो ये होती है कि जब आप कोलाइडी विलयन बनाते हो, कोलाइडी विलयन को टिकाऊ करने के लिए आप उसमें किसको मिलाते थे? कहीं लिखा होगा स्थायी कारक। स्थायी कारक कोलाइडी विलयन को लंबे समय तक टिकाऊ रहता है, लेकिन जब स्थायी कारक डालते हो तो हमें क्या बोलते हैं, कहते हैं कि इस कोलाइडी विलयन में स्थायी कारक की क्या आ गई है, अशुद्धि। भाई कोलाइडी विलयन अगर प्योर है, इसका मतलब कोलाइडल पार्टिकल के अलावा कोई नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि आपने स्थायी कारक मिला दिया, मैं कहूंगा कि कोलाइडी विलयन में स्थायी कारक की अशुद्धि आ गई है। स्थायी कारक हट जाएगा तो कोलाइडी विलयन शुद्ध माना जाएगा। एक तो पहले स्थायी कारक की अशुद्धि आ जाती है, दूसरी कभी कभी कोलाइडी विलयन को ज्यादा स्टेबल बनाने के लिए या कोलाइडी विलयन को बनाने के लिए आप बेटा उसमें विद्युत अपघट्य मिला देते हो। तो अब कहोगे सर विद्युत अपघट्य तो हमने आज तक नहीं मिलाया। पिछली क्लास में एक आर्टिकल हम लोगों ने पढ़ा था, पेप्टीकरण। पेप्टीकरण में क्या था, ताजा अवक्षेप बना था, और उस ताजे अवक्षेप से कोलाइडी विलयन बनाने के लिए आपने उसमें क्या मिलाया था, विद्युत अपघट्य। और जैसे ही विद्युत अपघट्य मिलाया था, तो इसका मतलब विद्युत अपघट्य अगर आप उसमें मिला रहे, अशुद्धि तो है। कोलाइडी विलयन तो हमें अवक्षेप का बनाना था, और अवक्षेप का कोलाइडी विलयन तब बना जब आपने विद्युत अपघट्य मिलाया। तो दूसरी अशुद्धि का है कि हो सकती है विद्युत अपघट्य की। अब कहता है क्या सर जी और अशुद्धि हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तीसरी अशुद्धि हो सकती है वास्तविक विलयन की। अब कहोगे सर ये वास्तविक विलयन कहां से आ गया? देखो जरा बेटा इस विधि को, सल्फर विलायक में घुलकर कैसा विलयन बनाता था, वास्तविक विलयन। अच्छा ध्यान देने वाली बात है, सल्फर एल्कोहल में घुलकर वास्तविक विलयन बनाता था ना, लेकिन एट लास्ट में अभिक्रिया के अंत में हमें क्या पता चला कि सल्फर जल में कोलाइडी विलयन बना रहा है। इसका मतलब है सल्फर और केवल जल से होना चाहिए, लेकिन बीच में एक और पदार्थ यूज किया गया जिसका नाम क्या था, एल्कोहल। तो एल्कोहल कैसा विलयन बना रहा था, वास्तविक विलयन। तो हम कहेंगे एल्कोहल वास्तविक विलयन बनाकर तैयार कर रहा था, इसलिए सल्फर के जल में कोलाइडी विलयन की पर वास्तविक विलयन की कुछ अशुद्धियां आ गई हैं। तो इस प्रकार से अगर मैं देखता हूं कि कोलाइडी विलयन में कौन कौन सी अशुद्धियां हो सकती हैं, तो 3 अशुद्धियां हो सकती हैं। पहली स्थायी कारक के, दूसरा अगर मैं पूछता हूं कौन सी अशुद्धि हो सकती है तो बता सकते हैं विद्युत अपघट्य की, और तीसरी अगर मैं पूछूं कि कौन सी अशुद्धि हो सकती है, वास्तविक विलयन की। तो एक कोलाइडी विलयन में 3 प्रकार की अशुद्धियां पाई जा सकती हैं,
और उन तीनों प्रकार के अशुद्धियों या एक प्रकार की अशुद्धि, भाई जरूरी थोड़ी है कि एक ही विलयन में तीनों प्रकार की अशुद्धियां हो जाए। हो सकता है एक कोलाइड विलयन में केवल एक प्रकार की हो सकता है एक कोलाइड विलयन में दो प्रकार की अशुद्धियां हो, या हो सकता है एक कोलाइड विलयन में तीनों प्रकार की अशुद्धियां हो। तो इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए बेटा कुछ मेथड यूज में लाए जाते हैं। तो अब हम उनको पढ़ेंगे कि कोलाइडी विलयनों को शुद्ध कैसे किया जाए। तो हम क्या बताएंगे, सबसे पहले तो इस बात को बताएंगे कि जितने भी कोलाइडी विलयन बनते हैं उनमें सब में क्या होती है, अशुद्धि होती है, और कौन कौन से अशुद्धि होती है तो फिर उसको लिखेंगे। और बाद में इस बात को पढ़ते हैं कि कोलाइडी विलयन को शुद्ध करने की विधियां इस दुनिया में कौन कौन सी हैं। तो यहां पर लिखना स्टार्ट करते हैं। क्या लिखते हैं, लिखेंगे कोलाइडी विलयन को किसी भी विधि द्वारा बनाया गया हो, कोलाइडी विलयन को किसी भी विधि द्वारा बनाया गया हो, किसी भी विधि द्वारा बनाया गया हो, परंतु कोलाइडी विलयनों में किसी ना किसी प्रकार की अशुद्धि जरूर पाई जाती है, किसी ना किसी प्रकार की अशुद्धि जरूर पाई जाती है, अशुद्धि जरूर पाई जाती है। ये अशुद्धियां निम्नलिखित हो सकती हैं, ये अशुद्धियां निम्नलिखित हो सकती हैं, ये अशुद्धियां निम्नलिखित हो सकती हैं। और बेटा सबसे पहले लिखेंगे कौन कौन सी अशुद्धियां हो सकती हैं निम्नलिखित में से। तो पहली तो एक अशुद्धि हो सकती है स्थायी कारक की अशुद्धि, स्थायी कारक की अशुद्धि। बेटा अगर दूसरा पूछता है और कौन सी अशुद्धि हो सकती है, तो एक हो सकती है विद्युत अपघट्य की उपस्थित अशुद्धि, विद्युत अपघट्य की अशुद्धि। और बेटा पूछता है तीसरी कौन सी अशुद्धि पाई जा सकती है, तो हम बता सकते हैं वास्तविक विलयन की अशुद्धि। तो एक और लिख लेते हैं इधर, वास्तविक बेटा विलयन ऐसे लिख लिया जाए की अशुद्धि। अच्छा, अशुद्धियों में एक और चीज ध्यान देने वाली बात है, तीनों प्रकार की अशुद्धियों में एक चीज सब में कॉमन है कि अशुद्धि के कणों का आकार जो होता है वो 1 नैनोमीटर से कम ही रहता है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। ये अच्छाई है जो अशुद्धियों को अलग करने में सहायक होगा लास्ट में, क्या कि जब भी कभी किसी अशुद्धि की बात की जाएगी, चाहे वो स्थायी कारक की अशुद्धि हो, चाहे वो विद्युत अपघट्य की अशुद्धि हो, चाहे वो वास्तविक विलयन की अशुद्धि, एक चीज तो हमेशा दिमाग में बिल्कुल भर करके रखना है, क्या कि अशुद्धियों के कणों का आकार हमेशा 1 नैनोमीटर से कम रहता है, और कोलाइडी विलयन के कणों का आकार हमेशा 1 नैनोमीटर से अधिक रहता है। तो क्या हम दिमाग में समझते हैं कि अशुद्धियों के कणों का आकार छोटा होगा और कोलाइडी कणों के आकार कैसा होगा, बड़ा। इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि यही बात जो है वो लास्ट में काम आएगी कि हम अगर किसी कोलाइडी विलयन को उस समय शुद्ध कर रहे होते हैं तो मैं पूछूंगा आपसे किस पदार्थ के कणों का आकार बड़ा होता है, कोलाइडी विलयन का कि अशुद्धियों का। तो आप हमेशा ध्यान रखोगे अशुद्धियों का आकार हमेशा कैसा रहता है, छोटा। अगर तुमको ऐसी इस बात समझ में नहीं आ रही तो एक बात हम बहुत खतरनाक तरीके से इसको लिखे देते हैं यहाँ, क्या
अशुद्धि के कणों का आकार जो है, वो छोटा है किसके कणों से? कोलाइडी कणों से। तो इस बात को भैया बहुत ध्यान से अपना इसको तैयार ही रखना हमेशा, और कहो तो इसको और अच्छा बना दें, और भैया कह डालो तो और भी ठीक बना डालते हैं इसको। लेकिन भैया ये वाली लाइन हमको पता होनी चाहिए कि जब भी कभी कोलाइडल सॉल्यूशन अशुद्ध पाया जाता है या अशुद्ध अवस्था में होता है, उसमें से अशुद्धियों के कणों का आकार छोटा होता है और कोलाइडी कणों का आकार कैसा होता है? बड़ा होता है। अभी नेक्स्ट नंबर, अभी इसके नीचे एक और लाइन बेटा लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं कि अगर कोलाइडी विलयन में अशुद्धियां पाई जाती हैं तो फिर इसे शुद्ध करने की आवश्यकता है, और कोलाइडी विलयन को शुद्ध करने की विधि को कहते हैं कोलाइडी विलयनों का शोधन। तो कहते हैं अतः कोलाइडी विलयनों को शुद्ध करने की आवश्यकता होती है, शुद्ध करने की आवश्यकता होती है। इन्हें शुद्ध करने के लिए या इन्हें शुद्ध करने की विधि को या इन्हें शुद्ध करने को कोलाइडी विलयनों का शोधन कहते हैं, कोलाइडी विलयनों का शोधन कहते हैं। तो भैया अब हमें कोलाइडी विलयनों को शुद्ध करने की जरूरत है, और फिर से मैं वही बात रिपीट करता हूं, अशुद्धि के कणों का आकार छोटा होता है, कोलाइडी विलयन के कणों का आकार कैसा होता है? बड़ा होता है। एक काम करेंगे, इनको नोट करेंगे, फिर पढ़ते हैं कोलाइडी विलयन को शुद्ध करने की विधि। तो पहले तो ये बात पता कर लेते हैं कि कोलाइडी विलयनों को शुद्ध करने की कौन कौन सी विधियां हैं और कौन कौन सी विधियां अपनी कोर्स में। तो बेटा एक पहला प्रोसेस है अपोहन, जिसको हम पढ़ेंगे। ये भी कोलाइडी विलयन को शुद्ध करता है। विद्युत अपोहन, अति सूक्ष्म निस्यंदन तथा अति सूक्ष्म अपकेंद्रण, ये चार ऐसी विधियां हैं जिनसे कोलाइडी विलयनों को शुद्ध करना हम लोग सीखेंगे। और उनमें से पहला बेटा प्रोसेस मैंने हेडिंग बना दिया है कि अपोहन या डायलिसिस इसको कहते हैं अंग्रेजी में। तो डायलिसिस के थ्रू हम कैसे किसी कोलाइडल सॉल्यूशन को शुद्ध कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने एक फिगर बना रखा है। पहले फिगर को देखेंगे फिर लिख लेंगे, लिखने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। तो सबसे पहले बेटा हम लोगों ने एक ये थैला लटका रखा है। पूछेगा ये थैला किसका है? हम इसको कहते हैं पार्चमेंट पेपर का थैला। पार्चमेंट पेपर आप जानते थे, चर्म पत्र का नाम सुना था आपने। ये एक ऐसा थैला था, मैं आपको बहुत पुरानी बात याद दिला दूं, ये एक ऐसा थैला था, ये एक ऐसी झिल्ली होती थी जिससे वास्तविक विलयन के कण या जिन कणों का आकार 1 नैनोमीटर से छोटा था, वे कण तो इसको आसानी से छनकर इससे बाहर निकल जाते थे। लेकिन वे कण जिनका आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य होता था या 1 नैनोमीटर से अधिक होता था, वे कण इस पार्चमेंट झिल्ली के थ्रू या पार्चमेंट थैले से बाहर निकल नहीं पाते थे। इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने एक बर्तन पे जल को भर के रखा। अच्छा, जल के 2 पॉइंट हैं, पहला वाटर के इनलेट का और दूसरा वाटर के आउटलेट का। इनलेट का क्या होगा, मैं तभी से इतनी बात बताऊंगा, अंदर शुद्ध जल भेजा जाएगा, फिर वो शुद्ध जल इस कोलाइडी विलयन को प्योर करेगा। लेकिन जब ये शुद्ध जल कोलाइडी विलयन को शुद्ध कर रहा होगा, ये स्वयं अशुद्ध हो जाएगा। भाई अशुद्धियां कहीं ना कहीं तो जाएंगी, तो अशुद्धियां कोलाइडी विलयन से निकलकर इस जल में आ जाती हैं, और अशुद्ध जल को हम वाटर आउटलेट से क्या कर देंगे, बाहर करते रहेंगे। इस तरह से ये प्रोसेस कुछ घंटे या कुछ दिन तक चलेगा, और कुछ घंटे या कुछ दिन बाद जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन होगा, ये कोलाइडल सॉल्यूशन प्योर हो चुका होगा। हालांकि इस प्योर करने की विधि का केवल एक ही कमी है, इसका वेग बहुत धीमा है। इसका वेग, अब सोचो मैंने बताना, कुछ घंटे या कुछ दिन लग जाते हैं। अब कुछ दिन का मतलब अगर 3 से 4 दिन लग जाता है इस प्रोसेस में, तो फिर तो ये बहुत लंबा समय होता है डायलिसिस का। अब करना क्या, ये पार्चमेंट के थैले के अंदर आपको भर लेना है अशुद्ध कोलाइडी विलयन। जिस कोलाइडी विलयन को आप शुद्ध करना चाहते हैं उसको हमने क्या कर लिया, पार्चमेंट पेपर के अंदर भर लिया। इस पूरे उपकरण का नाम पूछेगा, क्या है उपकरण का नाम, तो इस पूरे उपकरण का नाम क्या है, अपोहक। अब ध्यान देने वाली बात है क्या है,
आप सभी इस बात को जानते हैं। देखो ये बड़े कण दिख रहे हैं आपको, ये वे कण हैं जो शुद्ध कोलाइडी विलयन के हैं, अर्थात कोलाइडी कण है। इनका आकार अपेक्षाकृत बड़ा है 1 नैनोमीटर से। और बेटा ये जो छोटे छोटे पार्टिकल आपको दिख रहे हैं ना, ये कण है किसके? अशुद्धि के। अब हो क्या क्या, जब हम पानी को यहाँ से या जल को यहाँ से भेजते हैं, जल इस थैले के कांटेक्ट में आता है और जल थैले से प्रवाहित होकर बाहर निकलता रहता है। थैले के अंदर इन छिद्रों से गया और बाहर निकल आया। आप जानते हैं पार्चमेंट पेपर में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, क्योंकि अशुद्धियों के कणों का आकार बहुत छोटा है। अशुद्धि के छोटे छोटे कण इस पार्चमेंट पेपर को पार करके बाहर जा सकते हैं। भाई यहां से पानी को भेजा गया तो पानी की धारा प्रवाहित हो रही, पानी इस पार्चमेंट पेपर को पार करके उधर जा रहा है, यहां से निकलता जा रहा है। तो जब पानी इधर की ओर जाएगा तो कोलाइडी विलयन के अंदर जो अशुद्धियों के कण हैं ये छोटे आकार के हैं, पानी इनको पार्चमेंट पेपर के थ्रू पार करवा के इनको क्या कर लेगा? ले जाएगा। अभी बात आएगी, अगर पानी इनको लेकर जा रहा था कोलाइडी विलयन के कणों को भी तो ले जा सकता था, लेकिन बेटा कोलाइडी विलयन के कणों का आकार कैसा है? बड़ा, जो पार्चमेंट पेपर के छिद्रों से बाहर निकल नहीं सकते। तो कोलाइडी कण कहाँ रह जाएंगे? अंदर, और अशुद्धियों के कण धीरे धीरे कहाँ आएंगे? बाहर। देखो यहां से निकलने के बाद अशुद्धियों के कण यहाँ देखो कहीं कहीं पर इकट्ठा किए गए। ये अशुद्धियों के कण पानी की धारा में बहते हुए जल आउटलेट से क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे। और ये प्रोसेस जब 3 से 4 दिन चलेगा या कुछ घंटे चलेगा, तब आप देखोगे कि धीरे धीरे अंदर भरा हुआ, थैले के अंदर भरा हुआ जो कोलाइडी विलयन है पूर्ण रूप से क्या हो गया है? शुद्ध हो गया है। तो मैंने पहले से बता रखा था, एक बात तो आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि अशुद्धियों के कण उस पार्चमेंट पेपर को पार करके क्यों निकल गए? आप बताओगे सर क्योंकि अशुद्धियों के कणों का आकार जो है वो पार्चमेंट पेपर में बने छिद्रों के आकार से भी छोटा है, और अशुद्ध के कण आसानी से पार करके इसको बाहर जा सकते हैं या कोलाइडल सॉल्यूशन के बाहर निकल सकते हैं। आप पूछेंगे क्या कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल में ऐसी क्या प्रॉब्लम थी कि ये उस पार्चमेंट पेपर को पार करके नहीं जा सकते थे? तो अब आप बताओगे सर पार्चमेंट पेपर को कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल इसलिए पार करके नहीं जा पाए क्योंकि कोलाइडी कणों का आकार जो था वो पार्चमेंट झिल्ली के छिद्रों के आकार से कैसा था? बड़ा था। या दूसरे शब्दों में आपने ऐसा भी तो पढ़ा था, कोलाइडी पार्टिकल जो होते हैं वो पार्चमेंट पेपर के आसानी से पार करके जा नहीं सकते हैं, इसलिए कोलाइडी कण तो पार करके नहीं जाएंगे, लेकिन अशुद्धियों के कण पार करके चले जाएंगे। और इस प्रकार से हम लोगों ने डायलिसिस को पढ़ा। अब एक काम कर लेते हैं, डायलिसिस को पढ़ भी लेते हैं, लिख भी लेते हैं। डायलिसिस को क्या कहते हैं? इस विधि द्वारा कोलाइडी विलयनों को शुद्ध किया जाता है। ये तो सभी को पता है भैया कि इस विधि द्वारा हम कोलाइडी विलयनों को शुद्ध करते हैं। अच्छा, पहली बात क्या बताएंगे कि जिस कोलाइडी विलयन को शुद्ध करना है उसे पार्चमेंट पेपर से बने थैले के अंदर भर के जल की धारा में लटका दिया जाता है। जल की धारा क्यों? क्योंकि जल यहां से बहता हुआ जा रहा है, वहां से निकलता चला जा रहा है, तो जल की एक क्या बनी हुई है? धारा बनी हुई है। तो इसको हम लिख देंगे, जिस कोलाइडी विलयन को शुद्ध करना होता है, जिस कोलाइडी विलयन को शुद्ध करना होता है उसे पार्चमेंट पेपर के थैले में भरकर जल की धारा में लटका दिया जाता है। देते हैं या लटका दिया जाता है? मैं देते हैं लिख लिया, लटका देते हैं। ये तो सेकंड नंबर प्रोसीजर में हो गया। फिर होता क्या है बेटा, इस बात को भी लिखें कि अशुद्धियों के कण छोटे होने के कारण पार्चमेंट पेपर के थैले को पार करके बाहर निकल जाते हैं, लेकिन कोलाइडी विलयन के कण पार्चमेंट पेपर को बाहर इसलिए नहीं जा पाते हैं क्योंकि उनके कणों का आकार अपेक्षाकृत कैसा है? बड़ा है। तो एक ये वाली भी बात लिखते हैं
अशुद्धियों के कणों का आकार, अशुद्धियों के कणों का आकार कणों का आकार छोटा होने के कारण ये कण का मतलब अशुद्धियों के कण पार्चमेंट पेपर के थैले को, पार्चमेंट पेपर के थैले को पार कर जाते हैं, पार कर कोलाइडी विलयन से अलग हो जाते हैं, ऐसा लिखते हैं, पार कर कोलाइडी विलयन से अलग हो जाते हैं। बेटा एक नंबर तो और भी लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? वो वाली बात कि कोलाइडी कणों का क्या हुआ। तो कोलाइडी कणों को तो भैया ऐसा कुछ हुआ कि कोलाइडी कणों का आकार क्योंकि बड़ा था, पार्चमेंट पेपर को पार करके जा नहीं सकते, वे थैले के अंदर ही सीमित रहेंगे। तो लिखेंगे कोलाइडी कणों, कोलाइडी कणों का आकार बड़ा होने के कारण ये पार्चमेंट थैले को पार नहीं कर पाते। बेटा अंतिम लाइन है ये, क्या लिख देना है कि क्योंकि अशुद्धियों के कण तो पार कर गए, थैले से बाहर निकल गए, और जो कोलाइडल पार्टिकल थे वो थैले के अंदर ही रह गए। इस तरह से कोलाइडी विलयन क्या हो गया? शुद्ध हो गया। अतः कुछ घंटों या दिनों के पश्चात कोलाइडी विलयन पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। कोलाइडी विलयन पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। तो बेटा इस प्रकार से कोलाइडी विलयन जो है वो पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया। लेकिन इस प्रोसेस में मुझे एक ही कठिनाई नजर आई। क्या कठिनाई नजर आई? कि इसको पूर्ण होने में टाइम काफी अधिक लग जाता है। तो इसके अलावा जो बाकी की विधियां बची हैं, विद्युत अपवहन, अति सूक्ष्म निस्यंदन और अति सूक्ष्म अपकेंद्रण, इसको पढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्लास पे।